इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 पार्ट, जैसे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये 3 पार्ट है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर हम लोग ने वेव की अलग अलग थ्योरी देखे, न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजेंस थ्योरी, उसके ड्रॉबैक, फिर उसी बेसिस के ऊपर से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, ये सारी चीजें देखे। इसी के साथ हम लोग को एक और चीज दी थी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या? जब ऑर्डिनरी लाइट किसी ऑब्स्टेकल से पास होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजर। तो वो क्या होंगी? एक यूनिट डायरेक्शन के अंदर पास होंगे, तो उसे हम लोगों ने क्या बोला था? दैट इज अ पोलराइज्ड लाइट। तो हमारे पास दो टाइप की लाइट है, एक है अनपोलराइज्ड लाइट, दूसरी पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जो कि सभी डायरेक्शन के अंदर ओरिएंट होगी, सभी डायरेक्शन के अंदर जाएगी, वो अनपोलराइज्ड लाइट है। जब हम लोग उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके आएंगे तो वो है अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग पोलराइजर का यूज करते हैं। साथ में अनपोलराइज्ड को पोलराइज करने के लिए दो तरीके और है, तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ये दो तरीके से भी पोलराइजेशन होता। स्कैटरिंग मतलब जब लाइट जो है, सन से जो लाइट आ रही है, जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर इंटर होंगी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में इंटर होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्रैक्टेड जो रे रहेंगी वो पोलराइज्ड लाइट होंगी एट अ सर्टेन एंगल। साथ में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से भी क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। तो रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन किस तरीके से होता है? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक स्पेसिफिक लॉ दिया हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। तो ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन 2 या 3 मार्क्स के लिए पेपर के अंदर पूछा जाता। उसके अंदर हम लोग को दिया क्या है? ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ के अंदर हम लोग एक अनपोलराइज्ड लाइट लेंगे और उसका पोलराइजेशन करेंगे बाय द रिफ्लेक्शन। सपोज करो कि हम लोग ने यहाँ पर जो है एक मीडियम कंसीडर किया, दैट इज अ सेकेंड मीडियम व्हिच इज फिल्ड विथ वाटर। इसके ऊपर हम लोग ने लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इसके बाद ये लाइट क्या होंगी? रिफ्रैक्ट होंगी, which is AB is a incident ray, BC is a refracted ray and BD is a reflected ray. Okay? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इट इज अ अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर अनपोलराइज्ड रे बोलेंगे तो भी चलेगा। जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, इसमें से कुछ पार्ट इसका पोलराइज्ड है, कुछ अनपोलराइज्ड है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे डॉट बना है तो वो पोलराइज्ड है, जहाँ पे डॉट और एरो दोनों बने वो अनपोलराइज्ड है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। और यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया? तो ये डायग्राम हमारे पास ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग मिल गई है। अब इसके अंदर हम लोग को जो है ब्रूस्टर्स ने क्या बताया वो देखेंगे। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? अगर हम लोग ने इंसिडेंट कुछ रे को इंसिडेंट किए, राइट, और वो इंसिडेंट रे एक ऐसे एंगल के ऊपर इंसिडेंट किए जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के अंदर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। If the reflected and refracted ray are perpendicular to each other, or this make the some angle which is the 90 degree, 90 डिग्री का एंगल जो है अगर वो बन रहा है, ठीक है, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पोलराइज्ड लाइट होंगी। जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो कैसी होंगी? पोलराइज्ड लाइट होंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग ने यहाँ पे लिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को उसने बताया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग एंगल। इस पोलराइजिंग एंगल को आई पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिर्फ पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों चलेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, पोलराइजिंग एंगल। तो ब्रूस्टर्स का लॉ क्या है? द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, जो भी इसका पोलराइजिंग एंगल हम लोग को मिलेगा, उस पोलराइजिंग एंगल का हम लोग क्या करेंगे? टेन फाइंड करेंगे। So tangent of that polarizing angle is equal to refractive index of that medium. समझ में आया? वो जो मीडियम होगा उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल में होगा। जैसे अगर हम लोगों ने ग्लास लिए तो ग्लास का नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो कितना रहता? 1.5 रहता, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इंसिडेंट रे लिए, रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, दोनों हो गया। इसके बाद एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा जहां पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड इसके अंदर का एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब उस एंगल ऑफ इंसिडेंट का अगर हम लोगों ने क्या किया? 10 फाइंड किए,
तो उसकी वैल्यू हम लोग को 1.5 मिलेगी। कितने मिलेगी? 1.5 मिलेगी। तो ब्रूस्टर्स ने क्या बताया? ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एंड व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल? पोलराइजिंग एंगल किसको बोलेंगे हम लोग? एट द सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, या फिर एट द सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग एंगल। समझ में आया? पोलराइजिंग एंगल मतलब क्या? एक ऐसा एंगल जिस एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर होंगे या फिर दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? पोलराइजिंग एंगल। At the certain angle of incident at which the reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other is called as a polarizing angle, and the tangent of polarizing angle is equal to the refractive index of the medium. ये ब्रूस्टर्स लॉ है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। स्ट्रेट ब्रूस्टर्स लॉ करेंगे तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता, उसके इक्वेशन के साथ लिखना होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी 1 मार्क्स के लिए। ठीक है। और अगर डायग्राम पूछी है तो 2 मार्क्स के लिए डायग्राम पेपर के अंदर आ सकती है। स्टेट द नीट रे लेबल्ड डायग्राम ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ की नीट रे डायग्राम बनानी अच्छी तरीके से, जो है वो रे डायग्राम इसे हम लोग बोलेंगे, नीट रे डायग्राम। तो ये हम लोगों को जो है 2 मार्क्स के लिए पूछ रही है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से डायग्राम बनानी। नॉर्मल रहेगा, इंसिडेंट रे रहेगी, रिफ्लेक्टेड रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी। इंसिडेंट रे का एरो, रिफ्लेक्टेड रे का एरो, रिफ्रैक्टेड रे का एरो, ये बनाया रहेगा। इंसिडेंट ए रे जो है वो कौन सी टाइप की है? तो वो अनपोलराइज्ड है, वहां पे डॉट और एरो दोनों होने चाहिए। रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड है, तो कुछ पर डॉट और होंगे, कुछ पर डॉट और एरो रहेंगे, कुछ पर सिर्फ डॉट होगा, कुछ पर डॉट एरो रहेंगे, कुछ पर सिर्फ डॉट होगा। ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे ये पार्शियली, ये क्या है? परफेक्टली पोलराइज्ड मतलब पोलराइज्ड लाइट है, तो इसके ऊपर सिर्फ हम लोग डॉट बनाएंगे, या सिर्फ रे बनाए तो भी चलेगा। ठीक है। सिर्फ डॉट बनाएंगे या फिर सिर्फ रे बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी डायग्राम आ गई। अब ये जो है टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, लुक एट हियर। अब प्रूफ करने के लिए यहां पर अगर हम देखें तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज आर डैश। यहां से यहां तक के जो एंगल बन रहा है वो है डीबीसी, एंगल डीबीसी। और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तीनों की एडिशन कितनी होगी? विच इज इक्वल टू दी 180। कितनी रहेंगी? 180, क्योंकि वर्टिकल क्या है? एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर कितना एंगल बनेगा? टोटल 180 डिग्री एंगल बनेगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर द एंगल आर डैश प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। नाउ एंगल R dash is equal to angle I at the law for the law of reflection of light. According to the law of reflection of light, incident ray, reflected ray both are incident angle and reflected angle is same. दोनों एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो I इक्वल में होगा, और I कितना हमारे पास? IP है, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे which is angle IP। ठीक है। एंड एंगल DBC ये कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। ठीक है। ये इसके अंदर पुट अप कर लेंगे हम लोग। तो आर डैश हमारे पास आईपी है, तो आईपी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। 90 वो सट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 90 विच इज 90। तो आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ विच इज द रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ। हमारे पास जो है क्या है? रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ refracted angle is constant, is called as a refractive index of the medium। ठीक है। तो by Snell's law the sine of incident angle to the sine of refracted angle is constant, which is called as a refractive index। ठीक है। तो ये साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल कितना है हमारे पास? which is IP। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे IP साइन ऑफ R। R कितना निकाले हम लोग ने यहाँ पर? IP प्लस R इज इक्वल टू 90। IP प्लस R कितना अपने पास? ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास R कितना रहेगा? 90 माइनस IP रहेगा। ठीक है। यहाँ पर R को हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस IP राइट कर लेंगे।
therefore sin ip upon sin 90 minus ip which is equal to mu. What is sin 90 minus theta? Which is cos theta. sin 90 minus theta कितना रहेगा? cos theta रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे cos ip. therefore we can write here sin ip as it is divided by sin 90 minus ip. ip क्या बन जाएगा? cos ip बनेगा and which is equal to the mu. And what is sin ip upon cos ip? sin theta upon cos theta is tan theta which is equal to the tan ip is equal to mu. ये भी हो गया. साथ में ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिसे हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, जिसे हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं tan ip इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1. एक ये फॉर्मूला हो गया. ip फाइंड करना है तो हम लोग इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं ip इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mu2 अपॉन mu1. ये जो डिफरेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये न्यूमेरिकल्स के लिए, पेपर के अंदर यहां तक राइट करेंगे तो भी चलेगा. समझ में आ गया? व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल? एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द रिफ्लेक्टेड and refracted ray are perpendicular each other or the become 90 degree angle is called as a polarizing angle. And what is the Brewster's law? The tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the medium. ठीक है, राइट डाउन. पोलराइजिंग एंगल की डेफिनेशन राइट करो, ब्रूस्टर्स लॉ का लॉ राइट करो, डायग्राम ड्रॉ करनी है और जैसे डेरिवेशन दी वैसे राइट करना है. साथ में थ्योरी क्या रहेगी, जो जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो थ्योरी राइट करेंगे. तो कल के दिन हम लोग देखे थे इंटरफेरेंस, इसके कुछ दो टाइप देखे थे, इसके डिफरेंस देखे थे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है. अब साथ में इंटरफेरेंस एक्चुअल में मिलता कैसे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है. तो फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्टेन किया था वो ऑब्टेन किया था यंग ने. साइंटिस्ट का नेम है ना, साइंटिस्ट का नेम है यंग. कोई भी पढ़े पहले यंग साइंटिस्ट, यंग्स मॉडुलस पढ़े ना? हाँ, तो यंग साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट टाइम बताया था इंटरफेरेंस पैटर्न. इंटरफेरेंस पैटर्न जो है यंग्स ने जो है फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के अंदर जो है यंग्स एक्सपेरिमेंट किया था. मतलब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न इसने बताया था. अब किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है. जिसे हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC. दो स्लिट का यूज करके उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता पेपर के अंदर और इसकी डायग्राम बाय चांस पूछी जाती है. जब हम लोग बनाने वाले हैं बाय चांस वो डायग्राम पूछी जाती है. बट अगर आगे तो तुम लोग को डायग्राम बनाते आने चाहिए. ठीक है, तो डायग्राम जैसी मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम साइमल्टेनियसली बनानी डायग्राम. यहाँ से सोर्स से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकलने के बाद जो है वो ऑर्डिनरी लाइट है. इसके बाद यहाँ किया हम लोगों ने किया कि यहाँ से एक एस स्लिट से इसको पास करे. स्लिट का मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से पैक है, इसमें एक बारीक सा होल बना हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं स्लिट. ठीक है, मतलब एक्चुअल के अंदर होल को हम लोग बोलते हैं एपर्चर, और एक अगर इस तरह से लीनियर बना हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लिट. तो एक स्लिट में से हम लोगों ने क्या किया, इसको पास किया है. अब ये स्लिट में से पास होने के बाद ये जो लाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसे हम लोग एज अ क्रेस्ट कंसिडर करेंगे, लाइट स्काई कलर का. और ये जो है ग्रीन कलर का इसे हम लोग एज अ ट्रफ कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो ये क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट इस तरह से इसके ऊपर कोइंसाइड हुए. कोइंसाइड होने के बाद ये दोनों स्लिट से पास होंगे. पास होने के बाद यहाँ पर भी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट इस तरह से बना. इसमें से भी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट इस तरीके से बना. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली इस तरह से क्रेस्ट ट्रफ बना. अब जहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट कोइंसाइड होगा वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ठीक है, और जहाँ पे ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड होगा वहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ठीक है, लेकिन जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ कोइंसाइड होंगे वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ठीक है, इधर ध्यान दो. अभी अब अगर यहाँ पे हम लोगों ने गौर से देखे तो ये क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ है, ये क्रेस्ट क्रेस्ट है, ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट.
तो जब हम लोग ये क्या करेंगे, ये सारी लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद यहां पर हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहां पर हम लोग को जो है इस तरीके से यहां पर एक लाइन मिलेगी जो कि क्या होंगी, ब्राइट बैंड होगी। कौन सी बैंड होगी, ब्राइट बैंड होगी, राइट। सिमिलरली थोड़ा हम लोग बैकवर्ड भी ले लेते हैं यहां से। नाउ इसके बाद अगर यहां से हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, क्रेस्ट रफ, यहां पर क्रेस्ट रफ, क्रेस्ट रफ, क्रेस्ट रफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जितने भी क्रेस्ट रफ है उन सभी को कोइंसाइड करेंगे। तो सभी को ज्वाइन करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, इस पॉइंट के ऊपर कौन सी बैंड मिलेंगी, डार्क बैंड मिलेगी, ठीक है, लाइक दैट। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पे देखें तो के क्या है, क्रेस क्रेस ट्रफ ट्रफ क्रेस क्रेस ट्रफ ट्रफ क्रेस क्रेस। जब क्या हम लोग क्या करेंगे, अभी ये सबको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम लोग कौन सी बैंड मिलेगी, ब्राइट बैंड मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली अच्छे तरीके से जब बनाएंगे तब ये क्लियर आएगा। फिर यहां से अगेन क्रेस 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 ट्रफ, देन क्रेस ट्रफ, ये वाला पॉइंट एंड सो ऑन। तो जहां पर क्रेस क्रेस कोइंसाइड होगा वहां पे कौन सी बैंड मिलेगी, कौन सी बैंड मिलेंगी, ब्राइट बैंड मिलेगी। कौन सी बैंड मिलेगी, ब्राइट बैंड। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को जो है ब्राइट बैंड मिलेगी, इस पॉइंट पर ये हो गई ब्राइट बैंड, ठीक है। जहां पर क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है वहां पे क्या मिलेगी, डार्क बैंड। जहां पे क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है वहां पे यहाँ पे ब्राइट बैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गई ब्राइट बैंड, ये वाली भी हमारे पास। इसके बाद फिर यहाँ पर डार्क बैंड आएंगे एंड देन इसके अगेन ऊपर अगर हम लोगों ने कंसिडर किए तो यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगी हम लोगों को, अगेन ब्राइट बैंड मिलेगी। और इस पॉइंट पर भी सिमिलरली, ओहो, फिल विथ कलर ब्राइट बैंड। तो ये ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, समझ में आया? पहले समझ लो इसको। तो यहां पर हम लोग को जो ब्राइट बैंड मिली ये एग्जैक्टली सेंटर में मिली, इसके बाद डार्क बैंड मिली, देन ब्राइट बैंड मिली। तो ये जो सेंटर में मिली इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसके बाद ये जो डार्क बैंड मिली इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट डार्क बैंड। क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट डार्क बैंड। इसके बाद ये जो बैंड मिली ये फर्स्ट ब्राइट बैंड। सिमिलरली ये साइड में फर्स्ट डार्क बैंड, यहां पर फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो एक्चुअल के अंदर अगर हम लोग ने देखें इंटरफेरेंस पैटर्न तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना ली है, इसकी वजह से हम लोग को ये एकदम दूर दूर दिखाई दिया। अगर इसको हम लोग स्लिट का डिस्टेंस अगर और कम लेते एकदम इस करीब में, तो यहाँ पर हम लोग को जो है एग्जैक्टली इक्वल मिलते हैं, और ये जो हम लोग के जो पॉइंट जो दूर दूर आ गए हैं ये भी एग्जैक्टली क्लोज में आते थे। तो ये दोनों स्लिट के अंदर का डिस्टेंस जितना कम लेंगे उतना बेस्ट रहेगा। स्लिट के अंदर का डिस्टेंस कम लो तो डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगी। तो जहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड होंगे वो रहेंगी सेंट्रल ब्राइट बैंड, और जहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होंगे वो रहेंगी डार्क बैंड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हम लोग को ब्राइट बैंड मिलेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हम लोग को डार्क बैंड मिलेंगे। समझ में आ गया? डायग्राम ड्रॉ हो गई, समझ में आ गया किस तरह से ड्रॉ करना है डायग्राम, समझ में आया ना? तो यहाँ पे किसी से बनने वाली है ही नहीं, घर पे जाके उसको ड्रॉ करना है ना, क्योंकि सभी के पास जो है कंपास होगा नहीं, ऑलमोस्ट 99% बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ऑलमोस्ट कंपास नहीं होगा तो घर पे कंपास से ही ये डायग्राम ड्रॉ होंगी, डायरेक्ट फ्री हैंड से बनाने जाएंगे तो ड्रॉ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इनिशियली आप समझ लो, यहाँ पे इनिशियली यंग्स ने क्या किया था, वहां पर लाइट का सोर्स नहीं था। यहाँ पर क्या था, लाइट का सोर्स नहीं था।
तो लाइट के सोर्स को इसने जो है कंसिडर किया था सन की लाइट को। क्या कंसिडर किया था? सन की लाइट को। उस सन की लाइट को एक बारीक से होल से पास किया, उसके बाद उसने 2 स्लिट लिए, फिर 2 स्लिट से उसको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसे? एक पैटर्न दिखाई दिया, उसने उसको नाम दिया कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो एक्चुअल के अंदर यंग्स ने ये प्रूफ किया कि लाइट एज अ वेव है। लाइट कौन सा फॉर्म है? वेव का फॉर्म है, क्योंकि क्रेस्ट कोइंसाइड होगा, ट्रफ कोइंसाइड होगा, तभी हम लोग को ब्राइट बैंड दिखाई देगी। क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होगा तो हम लोग को डार्क बैंड दिखाई देगी। तो ये इसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। फिर बाद में जब लाइट आई, मतलब लाइट का इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद में फिर जो सन का जो सोर्स है सन, उसको रिप्लेस करके एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया गया, और फिर उसको यूज करके एक स्लिट से पास किया, डबल स्लिट से पास किया, फिर हम लोग को जो है इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दिया। अब इंटरफेरेंस पैटर्न को जो है एकदम स्टेडी लाना है, मतलब एकदम फिक्स परफेक्ट लाना है इंटरफेरेंस पैटर्न को। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के कुछ कंडीशंस एक्चुअल में अगर बोले तो हम लोग उसको, तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न जो एकदम स्टेडी दिखाई देगा, मतलब परफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स के लिए, स्टेट द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न करके। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 2 मार्क्स के लिए। तो 4 पॉइंट वहां पे राइट के अंदर रहेंगे। स्टेट द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। कौन सा पैटर्न? ये वाला पैटर्न। स्टडी नहीं, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, 2 सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब एक ही कलर के। कोहेरेंट मतलब क्या? एक ही कलर के, उनका सिंगल कलर होना चाहिए। अगर एक हम लोग ब्लू कलर की लाइट ले रहे हैं तो दूसरी भी ब्लू होनी चाहिए। एक अगर ग्रीन ले रहे हैं तो दूसरी भी ग्रीन होनी चाहिए। एक अगर येलो ले रहे हैं तो दूसरी भी येलो होनी चाहिए। तो दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए। कैसी? द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो। दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एकदम फाइन होनी चाहिए, बारीक। जितनी फाइन की हम लोग ने जो स्लिट के अंदर का डिस्टेंस है वो एकदम कम रखे, है ना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं लगे। तो ये वाइड लाइट हो गई। हम लोग को वाइड लाइट नहीं कंसीडर करना है, एकदम नैरो लाइट कंसीडर करना है। जितनी स्मॉल स्पेस से जो लाइट अगर आएंगी तो उतना हम लोग को स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, और जितनी वाइड स्पेस से लाइट आएंगी उतना हम लोग को जो है मिक्स इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। मतलब वाइट बैंड और ब्राइट बैंड, मतलब डार्क बैंड और ब्राइट बैंड क्या आएंगे, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाएगी। अगर जो सोर्स है वो क्या होगा, अगर वाइड होगा तो स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों सोर्स ऑफ लाइट कैसे होने चाहिए? नैरो होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। तो हम लोग को जो है स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। सेकंड, द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो। एंड थर्ड, द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। दोनों सोर्स ऑफ लाइट कैसे होने चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। एक्चुअल के अंदर मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल कलर। दोनों सिंगल कलर के होने चाहिए। नैरो मतलब क्या? दोनों बारीक होने चाहिए। ठीक है। और कोहेरेंट मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब क्या? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर हम लोगों ने 2 लाइट लाई और दोनों लाइट लाने के बाद अगर एक लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और एक लाइट की इंटेंसिटी कम है। सपोज करो कि हमारे पास 2 लाइट है, एक लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर और एक लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 सेंटीमीटर। तो इससे अगर क्रेस कोइंसाइड हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? अगर क्रेस कोइंसाइड हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 7 सेंटीमीटर का बनेगा, है ना, हाइपोथेटिकली कंसीडर किए तो 7 सेंटीमीटर का बनेगा। मतलब हम लोग को ब्राइट बैंड मिलेगी ऑब्वियसली। बट अगर क्रेस ट्रफ कोइंसाइड हुए तो क्या होगा? 5 - 2, तो वहां पर भी 3 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब वहां पर भी कुछ ना कुछ लाइट हम लोग को मिलेगी। वहां पर एग्जैक्टली डार्क बैंड नहीं बनेगी। तो एग्जैक्टली डार्क बैंड अगर चाहिए तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट। ठीक है। तो 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, मतलब सेम इंटेंसिटी की चाहिए। द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो, मतलब बारीक होनी चाहिए।
द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल कलर की होनी चाहिए, है ना। सिंगल कलर मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, जो भी कलर्स है ये सारे क्या है, सिंगल कलर्स है। व्हाइट लाइट यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सिंगल कलर नहीं है, वो 7 कलर के ऊपर बेस्ड है। जब हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हम लोग को वो 7 कलर के अंदर डिस्पर्स होती हुई दिखाई देती, इसलिए व्हाइट लाइट हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिंगल कलर की जो है लाइट यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक के लिए। नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल। जो दोनों सोर्सेस है, मतलब जो दोनों स्लिट्स है, उन दोनों सोर्सेस के अंदर का जो डिस्टेंस है, दोनों स्लिट के अंदर का डिस्टेंस जो है वो जितना कम रहेगा उतना बेस्ट है। मतलब वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में रहेगा या फिर मिलीमीटर में भी रह सकता है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम अगर वो डिस्टेंस रहेगा तो उतना ज़्यादा बेस्ट होगा स्टडी इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए। और नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। जहां से इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, जहां से सोर्स में से लाइट निकल रहा है वहां से लेकर तो जहां पर लाइट जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, वो डिस्टेंस, उसके अंदर का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग को स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। और अगर डिस्टेंस कम रहा तो हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। बेस्ट एग्जांपल है अभी यही, अगर ये देखे तो हम लोग ने इसके अंदर डिस्टेंस हम लोगों ने कम लिए तो हम लोग को सिर्फ एक ही ब्राइट बैंड और जो है हार्डली दूसरी ब्राइट बैंड दिखाई दी, क्योंकि वो ब्राइट बैंड भी आगे निकल गई। अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग ज़्यादा दूर लेते तो हम लोग को एटलीस्ट 2 से 3 ब्राइट बैंड दिखाई देती थी, है ना। तो सोर्स और स्क्रीन के अंदर का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी हम लोग को स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। दोनों सोर्सेस के अंदर का डिस्टेंस जितना कम होगा उतना हम लोग को स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। दोनों सोर्स जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब दोनों का जो सोर्स है वो एकदम फाइन होना चाहिए, तो उसमें से हम लोग क्या है स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, दोनों कलर सेम होना चाहिए, तो हम लोग को स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब मोनोक्रोमेटिक के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हम लोग एक ही लाइट का यूज़ करें और उसको 2 स्लिट से पास करें, तो दोनों जो है वो सिंगल कलर की रहेंगे और दोनों मोनोक्रोमेटिक ही होंगे और दोनों की इंटेंसिटी भी सेम रहेंगी, मतलब कोहेरेंट रहेंगे, राइट। अगर हम लोग ने 2 सोर्सेस का यूज़ करें तो कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर उसकी एम्पलीट्यूड जो है उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है। अगर हम लोग ने सेम ब्रांड का ही लाइट लिए 2 लाइट तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता। इसलिए हम लोगों को दोनों कोहेरेंट लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए वो लेने के लिए क्या करेंगे, एक ही सोर्स का यूज़ करेंगे और उसको 2 स्लिट से पास करेंगे। समझ में आया? तो स्टडी इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन, टोटल 5 कंडीशन है। नंबर 1, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। सेकेंड, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो। नंबर 3, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। नंबर 4, the distance between the source and the two sources should be small and the distance between the source and screen should be large. Okay? अब यहाँ पर जो है जो दोनों सोर्सेस है उन दोनों सोर्सेस के अंदर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, इन दोनों सोर्सेस के अंदर का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल डी से। और सोर्स से लेकर तो स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। तो स्मॉल डी का डिस्टेंस स्मॉल होगा और कैपिटल डी का डिस्टेंस लार्ज होगा, इस तरह से याद रखना है। समझ में आया? स्मॉल डी मतलब छोटा डी का डिस्टेंस कम रहेगा और बड़ा डी का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। तो जो सोर्सेस के अंदर का डिस्टेंस है वो कम रहेगा और सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैसा रहेगा? लार्ज रहेगा, ठीक है। ये लिख लिए, 5 पॉइंट हो गए क्या? लिख लो इसको। बोला ये जो ब्राइट बैंड नेगेटिव होना चाहिए या ये नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव नहीं बोलते इसको हम लोग,
ये दो सोर्सेस हम लोग ने लिए और ये दोनों सोर्सेस से जो बना इसका ये अपर व्यू है। हाँ, ये लोअर व्यू होगा। लोअर भी नहीं बोलते इसको हम लोग, इसको बोलते हैं एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड बोलते हैं इसको, यानी अपर साइड या फिर लोअर साइड। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता। सर इसका टाइटल हाँ, क्या नाम? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगी पहली बार, नहीं ना, इधर गड़बड़ हो गया। आज तुमको जो है अच्छे बताना रहेगा। ओके, तो ये डायग्राम बनाने के लिए अब तो पेपर के अंदर डबल कलर का यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंगल कलर का यूज़ करने के लिए क्या रहेंगे कि ये जो लाइन से क्रेस्ट की लाइन उसको डार्क बनाओ और ट्रफ की लाइन को डॉटेड बनाओ। क्रेस्ट की लाइन को डार्क बनाओ, ट्रफ की लाइन को डॉटेड बनाओ। तो जहाँ पे डार्क डार्क लाइन कोइंसाइड होंगी, डॉटेड डॉटेड लाइन कोइंसाइड होंगी, वो रहेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे डार्क और डॉटेड लाइन कोइंसाइड होंगी वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। क्योंकि पेपर में डबल कलर यूज़ नहीं कर सकते, या फिर पेन पेंसिल दोनों यूज़ नहीं कर सकते। एक तो पेन से बनाओ या फिर पेंसिल से बनाओ, दोनों यूज़ नहीं कर सकते, वो कॉपी के समझा जाता। तो एक तो हम लोग क्या करना है, क्रेस्ट को डार्क और ट्रफ को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे डायग्राम दिख रही है सेम वैसे बनानी है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब ये जो दोनों सोर्सेस है, इन दोनों सोर्सेस से जो लाइट निकल रही है, वो निकलने के बाद जब सेंटर पर आएंगे तो ऑब्वियसली वो सीबीबी रहेगा, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड होंगी। यस, यस और नो, सेंट्रल ब्राइट बैंड रहेंगी। बट अगर सेंटर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, तो उस पॉइंट पर आने के बाद वो ब्राइट बैंड है या डार्क बैंड है, मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसकी इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे निकालनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो वहाँ पर हम लोगों को ब्राइट बैंड मिलेंगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क बैंड मिलेंगी। इन केस सपोज करो कि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इन दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, कितना रहेगा, n लैम्डा रहेगा। वेरी गुड। और अगर उस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 2n-1 लैम्डा बाय 2, या फिर n माइनस हाफ, नहीं 2n-1 लैम्डा या फिर n माइनस हाफ लैम्डा, यही ना, 2n-1 लैम्डा बाय 2 या फिर n माइनस हाफ लैम्डा, इतना रहेगा। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर जो है इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में सोर्स में से लाइट निकल रही है, एक है S1 एक है S2। जो फर्स्ट लाइट है उसने डिस्टेंस कवर किया S1P, और जो सेकेंड लाइट है उसने डिस्टेंस कवर किया S2P। दोनों सोर्स में से कौन से सोर्स की लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, किसने,
S2P ने और S1P ने कम डिस्टेंस कवर किया, वो तो दिख रहा है हम लोगों को। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, S2P माइनस S1P। क्या फाइंड करेंगे, S2P माइनस S1P। ठीक है, तो S2P माइनस S1P फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक सेटअप बनाया। उस सेटअप के अंदर ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सपोज करो कि वो x है। कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। ठीक है, अब S2P और S1P फाइंड करना है तो हम लोग को पता है कि S1 S2 दोनों से उस पॉइंट तक का जो स्क्रीन है, स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D है, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग के पास है। और अगर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है, इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोगों ने कंसीडर किया तो कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर ये मिल गया और अगर ये मिल गया तो ये इजीली मिल जाएगा। ये हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है अपने पास, ये D है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो हम लोग को पता है इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, x है, और दोनों सोर्सेस के अंदर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है ना, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल d। और दोनों सोर्सेस से जो सेंटर में लाइट बन रही है वो CBB होंगे, सेंटर बेडबैंड। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी D/2 रहेगा और ये भी कितना रहेगा, D/2 रहेगा। तो P पॉइंट से O तक का डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये डिस्टेंस कितना है, D/2। तो पूरा कितना डिस्टेंस हो गया, x प्लस D/2। कितना डिस्टेंस हो गया, x प्लस D/2। मतलब हम लोग को ये डिस्टेंस भी मिल गया, ये डिस्टेंस भी मिल गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग S2P फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली ये दूसरा ट्रायंगल कंसीडर किए तो इसके अंदर भी हम लोग को ये डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये x माइनस D/2। तो वो डिस्टेंस भी अपने पास आ गया, उससे हम लोग S1P फाइंड कर लेंगे। S2P मिल गया, S1P मिल गया, तो क्या करेंगे, S2P को S1P दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है। नो, तो इनिशियली कंसिडर करेंगे इन S1PM, कौन सा ट्रायंगल, इन S1PM बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बोलो क्या है इक्वेशन, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है ना, S1P इसका स्क्वायर इज इक्वल टू S1M कितना है, कैपिटल D है, तो ये हो गया कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PM कितना अपने पास, x माइनस D/2, तो ये हो गया x माइनस D/2 का ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट हियर d स्क्वायर एज इट इज प्लस x स्क्वायर माइनस 2x D/2 प्लस d स्क्वायर बाय 4। समझ में आया, कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S1P स्क्वायर क्या बचेगा, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4। सॉरी ये बचा हमारे पास माइनस xd बचा है, माइनस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, S2PN। इन ट्रायंगल S2PN बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। क्या है इक्वेशन बताओ, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। नाउ S2N स्क्वायर कितना रहेगा, विच इज कैपिटल D स्क्वायर प्लस PN कितना है, x प्लस D/2 है, तो ये हो गया x प्लस D/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x D/2 प्लस d स्क्वायर बाय 4। कुछ कैंसिल होगा, अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर S2P ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4। सो दिस इक्वेशन नंबर 2। नो, आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 2 विच इज S2P स्क्वायर। तो S2
पी स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S2P स्क्वायर कितना अपने पास बोलते हैं इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस करके ये इक्वेशन रहेगी तो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस में डी स्क्वायर बाय 4 माइनस में कैंसिल, क्या बचा एक्स डी प्लस एक्स डी बचा है, देयरफॉर एक्स डी प्लस एक्स डी 2xd, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd। अब S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ये एक्चुअल के अंदर क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या राइट करते हैं इसको हम लोग a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या राइट करेंगे S2P प्लस S1P अगेन S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd। ओके, तो ये S2P प्लस S1P डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन मिलेंगी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि S2P और S1P बोथ आर नियरली इक्वल टू कैपिटल D, क्योंकि दो सोर्सेस के अंदर का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, विच इज वेरी स्मॉल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन विच इज वेरी लार्ज। देयरफॉर वी कैन से दैट the distance from S1 to P and S2 to P both are equal to the distance between the source and screen. Therefore, we can write here S2P and S1P both are same. Therefore, S2P minus S1P is equal to 2xd upon d plus d. And d plus d is it is a 2d. Therefore, S2P minus S1P is equal to 2xd upon 2d. Therefore, 2 will be cancelled. Therefore, S2P minus S1P is equal to xd upon capital D, and that S2P minus S1P we can say that that is a path difference. Therefore, we can write the final equation which is the path difference is equal to x small d upon capital D. So this is our final equation for the path difference. ठीक है, इसके अंदर what is x? X is a distance between the central broadband to the point P. Small d is the distance between the two sources, and capital D is a distance between the source and screen. ओके, तो यहाँ तक कि हम लोग ने इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट किए। इसके आगे के टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।